उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस बाबा साहब को लेकर कर रही दुष्प्रचार, भाजपा ने हमेशा ही बाबा साहब का किया है सम्मान। उत्तर प्रदेश मेटल स्वास्थ्य मेले का हुआ उद्घाटन। 662 करोड़ की 181 परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मेले का उद्घाटन। कुशीनगर में जमीन अधिग्रहण को लेकर बवाल। मिल प्रशासन और किसानों में हुई झड़प। 90 किसान अधिग्रहण का कर रहे विरोध। वाराणसी में सिंगर मोनाली ठाकुर का लाइव कॉन्सर्ट में फूटा गुस्सा। खराब व्यवस्था को देखकर गुस्से में कॉन्सर्ट छोड़कर गई मोनाली। आयोजकों ने मोनाली पर काफी देर तक इंतजार कराने का लगाया आरोप। पीलीभीत मुठभेड़ के बाद कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू बौखलाया। वीडियो वायरल कर महाकुंभ में बदला लेने की दी धमकी। पीलीभीत में 3 आतंकियों को पुलिस ने किया था ढेर। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस समाज को विभाजित करने की राजनीति करता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह पर कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को अधूरा सामने रखा। वहीं कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से महाकुंभ के विकास कार्यों की डेडलाइन आगे बढ़ाई है। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने 30 दिसंबर तक सभी कार्य पूरे करने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने 5 जनवरी तक सभी संस्थाओं को जमीन आवंटन का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन गौरव महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है, तो अब तक 20,000 से ज्यादा संतों, संगठनों और संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है। प्रस्तुत करें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों से अपील की है कि महाकुंभ ब्रांडिंग में सहयोग करें। सीएम योगी प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना हुए। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाद चौक आदि को आवंटन हो चुका है। अन्य संस्थाओं को भी, नई संस्थाएं हैं, उनको प्रयास किया जा रहा है कि 5 जनवरी तक हर हाल में
भूमि आवंटन हो जाए। मुरादाबाद में भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर किसान सम्मान दिवस एवं कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रबी उत्पादकता गोष्ठी और किसान मेले का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी मुरादाबाद की अध्यक्षता में पंचायत भवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विभाग के विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिसका निरीक्षण जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने किया। उद्यान, गन्ना, पशुपालन आदि विभाग के अधिकारियों ने भी अपने विभागीय योजनाओं के विषय में जानकारी प्रदान की। अनुज सिंह जिलाधिकारी महोदय द्वारा भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज यहाँ पर जो है हमारे परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर आज जो है किसान सम्मान दिवस के रूप में आज हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं जो है। और यहाँ पर रबी उत्पादकता गोष्ठी का भी आज आयोजन किया गया है जो है कि जनपद स्तरीय रबी उत्पादकता गोष्ठी भी हुई जो है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जनपद जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में जल संचयन जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में IAS अपर सचिव मिशन निदेशक जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार अर्चना वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस मौके पर मंडलायुक्त झांसी जालौन के SP, DM और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गांवों के प्रधानों और जल सखियों ने जल संरक्षण में किए गए कार्यों को लोगों के बीच रखा और मुख्य अतिथि ने लोगों से जल को संरक्षित रखने की अपील की। लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले की शुरुआत की गई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटल स्वास्थ्य मेला के उद्घाटन में शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से लोग प्रेरित और अच्छे से परिचित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल स्वास्थ्य मेला को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी ने विकास के लिए जो सोचा था उसे धरातल पर उतारने का काम आपके सांसद व हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आज लखनऊ में जो काम हो रहा है वह अभिभूत करने वाला है। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने सर्वोदय अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आज का यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ती है। हम सब जानते हैं कुंभ भारत की पहचान है, भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है और उस महासमागम का एक दृश्य जो हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा, उसकी एक झांकी आज यहां पर प्रशासन के साथ मिलकर के यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों ने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने दिया है। यह वास्तव में अटल जी की उन पंक्तियों में कि कदम मिलाकर के चलना होगा, उनकी अनुभूति कराता है जो अटल जी ने कहा था कि उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीजछार में, बीजधार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के सतसत आकर्षक और मानव को दलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज बच्चों ने जिस
तरीके से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि 25 दिसंबर 1924 को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर जिस सूर्य का उदय हुआ था, आज भी वह सूर्यास्त नहीं हुआ है, ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, और विशेष रूप से लखनऊ के लोग तो अटल जी से काफी हद तक परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहां पर वह एक विलक्षण प्रतिभा थी, वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती थी। उनके जीवन से जुड़े हुए इतने सारे प्रसंग हैं, सारे प्रसंगों की यदि मैं चर्चा करूं तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा उनका स्वभाव कितना विनोदी था। एक दो घटनाओं की चर्चा यहां पर मैं करना चाहूंगा। किसी ने एक समय यह कहा कि अटल जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन आपको जितना फर्म होना चाहिए, जितना दृढ़ होना चाहिए, उतने फर्म और उतने दृढ़ आप नहीं दिखाई देते। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, क्या आपको यह मालूम नहीं है कि मैं अटल भी हूं तो अटल के साथ साथ मैं बिहारी भी हूं। ऐसा कहकर पूरे माहौल को ही हल्का कर देने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नवाब सिंह यादव के बाद छोटे भाई नीलू यादव की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंदन होटल के जब्तीकरण के बाद अब नीलू यादव के स्कूल कुर्क हुआ है। बचपन एंड AHPS स्कूल 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा की कीमत का बताया जा रहा है। बता दें कि गैंगस्टर मामले में प्रशासन लगातार नीलू और नवाब की संपत्तियों की कुर्की कर रहा है। तुरबा कोतवाली क्षेत्र में नीलू यादव का बचपन प्ले स्कूल बना है और शैक्षिक सत्र के कारण प्रशासन स्कूल को सीज नहीं करेगा। किया गया है कि ताकि बच्चों का पढ़ाई बाधित ना हो और पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसलिए मुझे प्रशासन ने किया। आपको प्रशासक क्यों बनाया गया है, क्या कार्रवाई हुई? हाँ, इस विद्यालय के इन पे कोतवाली कन्नौज में मुकदमा दर्ज है, जिसके क्रम में मुझे प्रशासक नियुक्त किया गया है। ये क्या कुर्क है क्या? हाँ, कुर्क किया गया है, लेकिन अब क्योंकि बच्चे इसमें संबंधित हैं, बच्चों की पढ़ाई संबंधित है, इसलिए यहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुझे प्रशासक बनाया। सर, इस विद्यालय में कितने बच्चे हैं? लगभग 430 बच्चे हैं तथा प्रिंसिपल ने अभी मुझे जानकारी दी कि 430 बच्चे हैं और 29 हैं टीचर्स स्टाफ 29। उसका जो है प्रशासक नियुक्त किया गया है जिलाधिकारी महोदय द्वारा। इसी में कार्रवाई की गई है। अब जो है इसमें इस स्कूल का संचालन DSA महोदय के संरक्षण में होगा। साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को देखते हुए स्कूल का लगातार जैसे पहले संचालन होता रहा है वैसे ही होता रहेगा, लेकिन इसमें जो भी गैंगस्टर के अभियुक्त हैं उनकी तरफ से जो भी यहाँ पे प्रशासक थे उनकी एंट्री वर्जित रहेगी। आगे भी हम लोग इसमें जो है कार्रवाई करते रहेंगे जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होंगे। अभी तक कुल 17.5 करोड़ की संपत्ति जो है जिलाधिकारी महोदय के आदेश से अधिग्रहण जो एक तरीके से कुर्की की जाती है वो की जा चुकी है। आगे इसमें कार्रवाई प्रचलित है। आगे कुछ कार्रवाई सर? आगे अगर देखिए जैसे जैसे इसमें अगर संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की हुई मिलेंगी उनके भी अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। संभल में ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रशासन की खोज जारी है, जहां 2 दिन पहले प्रशासन की खोज में रानी सुरेंद्र वाला की एक प्राचीन इमारत बावड़ी मिली है। आपको बता दें कि जमीन में दबे बावड़ी कुआं को नगर पालिका कर्मचारियों ने भारी भरकम मिट्टी हटाकर खोज निकाला है। वहीं बावड़ी की पहली मंजिल के करीब आधे हिस्से को साफ कर लिया है। पहली मंजिल के आधे हिस्से से अभी मिट्टी हटाने का काम बाकी है। वहीं पहली मंजिल के बाद जमीन के नीचे दबी दूसरी और तीसरी मंजिल और कुएं को खोजने की अभी प्रशासन पर चुनौती बाकी है। असल में इसका बीड़ा हमारे संगठन है जिसका नाम है सनातन सेवक संघ के उच्च पद अधिकारी हैं श्रीमान कौशल किशोर भाई साहब ने उठाया था। विगत तहसील दिवस में आपने माननीय DM साहब को उसका एक ज्ञापन दिया
जिसमें पास में ही स्थित प्राचीन बांके बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार और पैमाइश कर उसकी मतलब भूमि को एक सामाजिक उसमें योगदान के लिए कहा। उसके अलावा साथ में हमने प्रशासन को यहाँ पर उपस्थित बावड़ी की जानकारी भी दी, जिसके बाद प्रशासन ने अपने अभिलेखों में दर्ज बावड़ी को संज्ञान में लेकर यहाँ पर खुदाई करवाई और उसके बाद यहाँ पर आप देख ही रहे हैं प्रत्यक्ष तौर पर बावड़ी निकल कर बाहर आ ही चुकी है। यहाँ आज हमने वार्डों से 25 लोगों को अलग से बुलाया है और 10 हमारे जो है कर्मचारी अलग से, लगभग 35 कर्मचारी यहाँ अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसमें सफाई कराने का काम कर रहे हैं। बाहर भी तुम्हारे सफाई कर्मचारी जी बाहर हमारे जो यहाँ का जो मलबा उठाने के लिए ट्रैक्टर जेसीबी वगैरह सब लगा रखे हैं ताकि यहाँ बेहतर तरीके से साफ सफाई व्यवस्था हो सके। सब मिलाकर 60-70 कर्मचारी। जी हाँ। मुरादाबाद में विराट श्री बालाजी महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां देखने को मिली। बैंड बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में भक्त नाचते झूमते नजर आए। साथ ही जय श्री बालाजी और जय श्री राम के जयकारे भी सुनाई दिए। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। बता दें कि यह भव्य शोभा यात्रा मुरादाबाद जनपद में गुलजारी मल धर्मशाला से शुरू होती है और वहीं पर समाप्त होती है। यात्रा में मुख्य रूप से महाराज श्री पूज्य महंत रमेश वशिष्ठ जी द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। हजारों की संख्या में अनुयायी आकर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। जौनपुर नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के शाही पुल के नीचे स्थित मां काली के प्राचीन मंदिर होने की बात जैसे ही लोगों के बीच पहुंची, भारी संख्या में लोग मंदिर देखने के लिए उमड़ पड़े। स्थानीय लोगों के अनुसार वहां माता काली का सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, जिसे पूर्व की सपा सरकार में नदी में पानी ज्यादा होने के कारण बंद करवा दिया गया था, जिसे पुनः खोलने की मांग हिंदूवादी संगठन द्वारा की जा रही है। क्योंकि पहले रास्ता था नहीं और यहाँ पे जहाँ खड़े वहाँ पे कुआं था बहुत गहरा, तो खतरा हो जाता था, तो इसलिए लोगों ने बंद करा दिया था। लेकिन अब यहाँ पे पक्की सड़क बन गई है, लगभग 40 से 60 फुट चौड़ा, तो कोई खतरा रह नहीं गया। तो हमारी मांग है 2021 से शासन से इसको खुलवाया जाए। सारे जांच हो चुके हैं, सारे रिपोर्ट है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई बात विवाद नहीं है, फिर भी अभी तक खुलवाया नहीं जा रहा है, केवल हमको बहलाया जा रहा है। क्या काली जी का मंदिर है यहाँ पे? मंदिर है, इतिहास के साक्ष्य में लिखा हुआ है, इतिहास पन्ना दर्ज है। अरे जो नदीबा किनबरा मंदिर है, कैसन मंदिर है? काली जी के ना। हाँ। कितना पुराना मंदिर है? अरे पुराना मंदिर है भैया। आप लोग जाते हैं पूजा पाठ करें? हाँ। कब से? अरे अब तो अवस्था खराब हो गया, जब शरीर मजे में रहा। हाँ। अब तो नहीं कर। लमसम कितना साल भल हुई? कई साल भल हुई? बंद हुए कितना साल मंदिर बंद हुई है कैसे? अब इतना दिमाग नहीं काम करता हमारा। ठीक वैसे जैसे नदी के उस पार पर गोमतेश्वर महादेव है, वैसे ही महाकाली का यह स्थान बना हुआ है। और हमारी केवल और केवल शासन प्रशासन सत्ता से एक निवेदन केवल है कि वह इस दीवार को हटाएं, और नहीं तो हम स्वयं इस दीवार को हटाएंगे। कंगाघाट के अखलाक नगर स्थित कबाड़ फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग से आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। कबाड़ फैक्ट्री में लगी आग में कई सिलेंडर होने की सूचना है। बढ़ते अगली खबर की ओर, संभल पहुंचे योगी सरकार के मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं मंत्रियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो बिजली चोरी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला संभल में बिजली चोरी के आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर हो रही कार्रवाई का है। जहां सपा सांसद बर्क पर हो रही कार्रवाई पर विपक्ष द्वारा विरोध करने पर योगी सरकार मंत्री लक्ष्मी नारायण ने करारा जवाब दिया है। मंत्री ने कहा कि जो भी बिजली चोरी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वह ढकेल वाला हो या इंडस्ट्री का मालिक ही या फिर वार्ड मेंबर हो। कानून की नजर में सभी बराबर है। शनिवार को किसान मजदूर संगठन के प्रस्तावित ज्ञापन कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच नोकझोंक हुई। धरने को जिलाधिकारी मनीष बंसल और किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के मध्य लंबी मंत्रणा के बाद समाप्त किया गया। किसान मजदूर संगठन कड़ाके की ठंड के बावजूद भी 3 दिन से कलेक्ट्रेट परिसर में धरना
दे रहा था। किसानों के बीच पहुंचे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा कि जो वार्तालाप जिलाधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारियों से हुआ है वो उससे संतुष्ट है और यह धरना समाप्त करते हैं। देखिए, पूरे देश में किसानों का अपमान हो रहा है। किसान अन्नदाता है, अन्नदाता का अपमान नहीं होना चाहिए। अभी मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह किया है कि संवाद कर करके इसको समाप्त कराने का काम करना चाहिए। संवाद नहीं होगा तो मामले बढ़ेंगे। अभी मेरे ख्याल से 12 बजे के बाद संवाद होगा तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ समाधान निकलने का काम। तीनों आरोपियों ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में तीनों दुर्दांत अपराधियों ने ग्रेनेड अटैक कर हमला किया था, जिसकी सूचना पूरनपुर में मिली थी। एनकाउंटर मामले को लेकर पीलीभीत पहुंचे एडीजी रमित शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गुरदासपुर पंजाब में ग्रेनेड अटैक के 3 आरोपियों के पूरनपुर में होने की सूचना पर पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने ज्वाइंट चेकिंग के दौरान तीनों खालिस्तानियों को मुठभेड़ के दौरान ढेर किया। मैनपुरी के भोगांव रोड नवीन गल्ला मंडी के समीप 4 युवाओं ने थाना क्षेत्र भोगांव के ग्राम सुजापुर निवासी निखिल राजपूत के लिए एक राय होकर पहुंचे थे। निखिल अपने भाई को खाना देने के लिए गया था। 4 युवक रोड के किनारे खड़े हुए थे। निखिल के पहुंचने पर आपस में विवाद करने लगे। बात विवाद करते हुए मौके पर ही एक युवक ने निखिल को पकड़ लिया। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से एक लड़की से 2 युवक संवाद करते थे, जिस पर अज्ञात युवक ने दूसरे युवक पर घातक हमला किया है। ये 4 चाकू मारा गया है, वो जगह कहाँ पे थी? मंडी से। कौन सी मंडी? जो लातू मंडी। अच्छा अच्छा, क्या और कोई मामला ऐसे पहले रहा होगा आपका? नहीं, मेरा कोई मामला नहीं, मैं उसे जानता भी नहीं था। अच्छा अच्छा, कि आपको पकड़ लिया था कि डायरेक्ट प्रहार किया? नहीं, पकड़ के बस दूसरे बंदे ने पकड़ा और उसने मार दिया। जिन्होंने हमला किया उन्हें जानते हैं? हाँ, जानता हूँ मैं। जानते हैं? हाँ। मौके पर पुलिस पहुंची थी क्या? हाँ, पहुंच गई थी थोड़ी देर में। देर में पहुंची थी थोड़ी देर में। हाँ। पुलिस ने क्या किया? फिर वो लेके थाने लेके रिपोर्ट करवाई, मेडिकल करवा दिया अस्पताल में। मेडिकल हुआ आपका? हाँ, हो गया। मेडिकल समय कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं। सहारनपुर के महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के मैदान पर कश्यप समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया। कार्यक्रम के बाद 2 युवकों के द्वारा भीड़ को उकसाकर डीएम कार्यालय पर पहुंचने की बात की गई थी। एसपी सिटी अभिमन्यु ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में धारा 183 लागू है और उनका ज्ञापन वहीं पर लेने की बात उनके नेताओं से हो गई थी, लेकिन 2 युवकों के द्वारा भीड़ को भड़काकर डीएम कार्यालय पर चलने को कहा, जिससे पुलिस और उन लोगों के बीच नोकझोंक हो गई थी। किसी भी तरह से यात्रा करने के लिए और कलेक्ट्रेट तक जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी और इस बात पे अग्री भी कर लिया था इनके नेतृत्व में। लेकिन जब आज वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था तो जो इनके नेतृत्व में 2 युवक हैं उनके द्वारा भीड़ को उकसाया गया। उनके द्वारा ये बोला गया था कि कलेक्ट्रेट तक वो यात्रा निकालेंगे, जिसके लिए उनको रोका गया था और मजिस्ट्रेट और जो हमारे वहाँ पे पुलिस बल में सीओ साहब खड़े थे उनसे उनके द्वारा अभद्रता भी की गई जो लड़के थे और इसी बात को लेकर उनको वहीं पर हिरासत में ले लिया गया था और जो भीड़ हल्की फुल्की आक्रोशित हो रही थी उनको हल्का बल प्रयोग करके वहां से हटा दिया गया था। कितने लोग? 2। जालौन में वन विभाग की टीम ने माफियाओं पर शिकंजा कसा है। जालौन के टीकर मूरंग खदान के पास हमीरपुर के मूरंग कारोबारियों द्वारा बनाए गए अवैध रास्ते को वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त कराया। साथ ही मामले की जांच करते हुए अवैध खनन अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कराया गया है। मामले को लेकर विभागीय वनाधिकारी जालौन का कहना है कि मोरंग के अवैध परिवहन की सूचना पर रास्ते को ध्वस्त कराया गया है। साथ ही मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं मामले को लेकर हमीरपुर जिला प्रशासन को भी सूचित किया गया है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वन क्षेत्र से हमीरपुर की तरफ के खनन खंडों से जो वो है मालिक है वो वन क्षेत्र से अपने जो ट्रक पास कर रहे हैं। इस सूचना पर जो है हमने अपनी क्षेत्रीय वनाधिकारी एवं उससे संबंधित पूरी टीम भेजी थी। मौके का निरीक्षण किया गया, सर्वे किया गया तो पाया गया कि कुछ पार्ट जो है हमारा वन क्षेत्र का उस मार्ग में आ रहा था
उस मार्ग को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, काट दिया गया पूर्णतः, जिससे उस क्षेत्र से भविष्य में कोई परिवहन ना हो पाएगा। दूसरा, उनके विरुद्ध जो है विधिक रूप से कार्रवाई करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 एवं 41-42 में अभी प्रथम दृष्टया प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें एक नामित अभियुक्त उपेंद्र तिवारी के विरुद्ध किया गया है और अभी यह जांच प्रचलित है, जिसमें अन्य लोग भी अगर जो सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें नोटिस इत्यादि जारी करके जो विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। क्या इस संबंध में हमीरपुर जिला प्रशासन है उसको भी अवगत कराया जाएगा? हाँ, हमारी तरफ से अगर इसमें वह पाया जाता है कि जो खनन खंड के जो वो है ओनर है, अगर वो हमीरपुर के हैं तो उनको भी हम नोटिस जारी करते हुए सूचनार्थ। खबरों फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TNA न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।